नमस्कार दोस्तों, श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सभी दोस्त एक बार शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट लाइव जुड़ सकें। दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं, जहां पर कल भी हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आगे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अधिक से अधिक फटाफट लाइव आ जाएं, जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स अधिक से अधिक जुड़ जाएं ताकि पढ़ाने में मज़ा आए आप लोगों को। तो दोस्तों, सामने जो क्वेश्चन है आप लोगों के डिस्प्ले पर है वो है, स्टे वायर में प्रयोग किए जाने वाला इंसुलेटर क्या कहलाता है। स्टे वायर के अंदर जो इंसुलेटर यूज होता है वो क्या कहलाता है, ध्यान रखना। स्टे वायर क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग जब पोल लगाते हैं, कोई भी जहाँ पर लाइन घूम रही होती है या लास्ट पोल होता है, वहाँ पर एक स्टे वायर होता है इस तरह का। स्टे वायर क्या करता है, हमेशा जहाँ पर लाइन का भार रहता है उसके अपोजिट साइड में स्टे वायर लगाया जाता है। इसे बोलते हैं स्टे वायर। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टे वायर। और ये इंसुलेटर जो होता है ना, इसे बोला जाता है एग इंसुलेटर। क्या बोला जाता है, एग इंसुलेटर। एग इंसुलेटर क्या होता है, ध्यान रखना। एग इंसुलेटर जो होता है वो स्टे इंसुलेटर होता है, एक प्रकार का। स्टे वायर में लगाया जाता है जो लगभग 1.5 मीटर नीचे लगाया जाएगा इसके ऊपरी भाग से। कितना, 1.5 मीटर। इसका काम क्या रहता है कि यहाँ पर कोई लीकेज करंट है तो वो अंडरग्राउंड ना हो। स्टे वायर का क्या काम रहता है, इस लाइन के भार को बैलेंस करना। अगर हम लोग स्टे वायर नहीं लगाएंगे या स्टे नहीं लगाएंगे तो हो सकता है लाइन का वेट अगर ज़्यादा है तो पोल्स क्या करेगा, एक साइड में जिधर से लाइन आ रही है या जिधर लाइन का भार है उधर क्या कर जाए, मुड़ जाए या वो बेंड कर जाए। तो इस बेंड को रोकने के लिए हम लोग स्टे वायर का यूज करते हैं, जो लाइन के अपोजिट साइड में लगाया जाता है या अंतिम पोल्स पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है एग इंसुलेटर। तो इसमें जो ऑप्शन है आप लोगों का वो क्या है, इसमें ऑप्शन जो रहेगा एग इंसुलेटर की जगह हम लोग इसमें हिंदी में लिखा हुआ है आप लोगों का क्या, अंडे के आकार का इंसुलेटर। क्या कहलाएगा, अंडे के आकार का इंसुलेटर। डी ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर आप लोगों के मैं लेकर आ रहा हूं, जिसका भी आंसर सभी स्टूडेंटों को आना चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वुडन पोल। वुडन पोल का मतलब होता है लकड़ी के पोल। लकड़ी के जो पोल्स होते हैं उसकी पारंपरिक स्पैन। स्पैन कैसे कहा जाता है, स्पैन मतलब परास। स्पैन कैसे कहते हैं वो चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, ये दो पोल हैं, एक पोल यहाँ गाड़ा है, एक पोल यहाँ गाड़ा है। तो इन पोलों के बीच की जो सीधी दूरी होती है इसे कहा जाता है स्पैन, मतलब फैलाव या परास। क्या कहा जाता है, स्पैन या फैलाव या परास। ध्यान रखना, जो स्पैन होती है वो कितनी होती है या परास जो होती है वो कितनी होती है, कितने मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, लकड़ी के वुडन पोल पहले यूज किए जाते थे, आजकल वुडन पोल यूज नहीं किए जाते, बहुत कम यूज किए जाते हैं। लो वोल्टेज के लिए हम लोग वुडन पोल का यूज कर लेते थे पहले। तो जो ज़्यादातर कहाँ किए जाते थे, पहाड़ी इलाकों में कर सकते थे, जहाँ पर बर्फबारी होती है वहाँ पर हम वुडन पोल का यूज कर सकते हैं। तो वुडन पोल जो होता है उनकी मैक्सिमम जो परास होती है वो 40 से 50 मीटर होती है। वुडन पोल की जो कितनी होती है, 40 मीटर से 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 50 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसकी, लकड़ी के पोल की या वुडन पोल की जो परास होती है वो इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ में आई कुछ बात दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन जो है हमारा 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18वां क्वेश्चन है, जब एक लकड़ी के जब 18वां क्वेश्चन है, जब एक खंबे पर वितरण लाइन तथा स्ट्रीट लाइट दोनों स्थापित की जाती हैं, जब किसी भी पोल्स के ऊपर, ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो हमारी 440 वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट की होती है, और इसके साथ साथ उस पर गलियों की लाइट भी, जो गलियों में हमारे ये पोल्स होते हैं इनमें लाइन भी जारी होती है और इसके अलावा इसके ऊपर लाइट भी लगी रहती है। तो इस तरह के इन लाइटों को, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, गलियों की जो लाइट होती है वो भी स्थापित की जाती है। तो इनकी परांच मतलब इनके दो पोलों के बीच दूरी क्या होगी। ऐसे पोल्स होते हैं जिस पर लाइट भी लगी रहती है और क्या लगी रहती है, लाइन भी लगी रहती है। उन दो पोलों के बीच की दूरी
कितनी रखी जाती है या किससे अधिक नहीं रखी जा सकती। तो ध्यान रखना, गलियों में जो पोल्स होते हैं जिन पर लाइन भी होती है और लाइट भी होती है, उनमें 45 मीटर से ज़्यादा हम लोग क्या नहीं रखते हैं, परास या रेंज नहीं रखते हैं दोस्तों। कितना नहीं रखते हैं, 45 मीटर अप्रॉक्सीमेटली दोनों पोलों के बीच की डिस्टेंस रखी जाती है। कितनी रखी जाती है दोस्तों, 45 मीटर्स रखी जाती है। समझ रहे हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखो, भूमिगत प्रकार के केबलों में जालीदार कवच, जिसे कहते हैं आर्मिंग, क्या बोलते हैं, आर्मिंग लगाने का उद्देश्य क्या होता है। आर्मिंग क्या होती है वो चीज़ आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आर्मिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा कोई केबल्स वगैरह होती है, मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाना चाहूँगा कि आर्मिंग किसे कहते हैं। मैं ये चीज़ समझाना चाहूँगा डिस्प्ले पर दिखाना कि आर्मिंग किसे कहते हैं, केबल की बनावट क्या होती है, उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला किसके लिए यूज होता है वो बाद में देखेंगे, आर्मिंग होती क्या है वो चीज़ आप लोग एक बार देखोगे तो बेटर रहेगा। आर्मिंग की अगर बात की जाए तो आर्मिंग क्या होती है ये आप लोगों के सामने डिस्प्ले पर आ जाएगा। आर्मिंग क्या किसे कहते हैं, तो दोस्तों देखिएगा, आर्मिंग किसे कहा जाता है ये आप लोगों के सामने है। जहां पर आप क्या देख रहे हैं, कुछ कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स के चारों तरफ आपने देखा पेपर इंसुलेटर लगा हुआ है। पेपर इंसुलेटर क्यों लगाया जाता है, लीकेज करंट, मतलब जो करंट होता है उसको इंसुलेशन प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेपर इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं ताकि करंट लीक ना हो। उसके बाद आपने देखा रखा है पेपर इंसुलेटर के बाद में लेड सीट लगा रखी है। लेड मतलब कि लेड क्या होता है, शीशे की सीट हम लोग लगाते हैं। लेड सीट का कार्य क्या होता है, जो नमी होती है उस नमी को क्या करता है, वो अंदर पेपर तक नहीं जाने देता है। ध्यान रखना, नमी अगर चली जाएगी पेपर तक तो पेपर इंसुलेटर ना होकर कंडक्टर की तरफ वर्क करने लग जाएगा। तो नमी को रोकने का कार्य करता है हमारा क्या, लेड सीट। ध्यान रख, सबसे अंदर क्या होते हैं आप लोगों को दिख रहे हैं डिस्प्ले पर, कंडक्टर्स होते हैं और कंडक्टर्स के चारों तरफ क्या लगे रहते हैं, पेपर इंसुलेटर लगे रहते हैं ताकि वो इंसुलेटर माध्यम का प्रयोग कार्य करे और हमारी करंट दोनों जो भी कंडक्टर्स, 3 कंडक्टर 4 कंडक्टर, उनको शॉर्ट ना होने दे और करंट को लीक ना होने दे, इसलिए पेपर इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। पेपर क्या है, एक इंसुलेटर। उसके बाद लेड सीट लगी रहती है। लेड सीट क्या करती है, लेड सीट नमी को आने से रोकती है, क्योंकि जब पेपर के पास नमी आएगी तो पेपर क्या करता है, नमी के कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर कुछ करंट लीक होने लग जाएगा जिससे हो सकता है कंडक्टर शॉर्ट हो जाए। इसलिए हम लोग लेड सीट का प्रयोग करते हैं ताकि नमी उन तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद आप देखेंगे वेडिंग लगी रहती है। वेडिंग सामान्यतः अगर बात करें तो वेडिंग आपने जूट की भी वेडिंग की जाती है। जूट जैसे आप लोगों ने कई केबल वगैरह देखी होंगी, जो अंडरग्राउंड केबल होती है और उसको काट के आप देखोगे तो उसके अंदर ऐसे कई लेयर्स होती हैं जिसमें जूट का सा एक लेयर बनी रहती है। तो वो होती है वेडिंग, जो हमारा इस लेड की सीट को एक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके बाहर जो हमारी वेडिंग होती है उसके बाहर लगी रहती है आर्मिंग। ये आर्मिंग का कार्य क्या है, आर्मिंग का कार्य है जो हमारी वेडिंग है उसको कटने से बचाती है। क्योंकि जब कोई मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है या कोई चोट लगती है तो आर्मिंग जूट की रहती है, हमारी वेडिंग जूट की रहती है और जूट क्या होता है, उससे कट जाता है तो अंदर वाली जो हमारी लेड सीट होती है उसको क्षति पहुंच सकती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसके ऊपर एक आर्मिंग कर देते हैं। आर्मिंग क्या होती है, लोहे की जाली रूमा, लोहे के पतले पतले वायरों की एक जाली होती है, या पर लोहे की वायर की जाली नहीं होगी तो आप लोगों ने कई जगह देखी होगी। आर्मिंग कई जगह ऐसी भी की जाती है जिसमें लिक्विड हम लोग ऑयल भरते हैं। वो आर्मिंग में क्या होता है कि हम लोग एक सीट ले लेते हैं पतली सी, जिससे भी आर्मिंग करते हैं। तो आर्मिंग कई प्रकार की होती है जो मैकेनिकल आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसमें क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, भूमिगत प्रकार के केबलों में जालीदार कवच, अर्थात जालीदार कवच का मतलब होता है आर्मिंग लगाने का उद्देश्य क्या है, यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या किया जाता है। और उसके सबसे जो बाहर भाग होता है वो सर्विंग होता है, जो हमारा जो चढ़ाते हैं हम लोग ब्लैक जो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पीवीसी वायर, पीवीसी वगैरह भी बोलते हैं हम लोग, जो हमारा ऊपर का जो खोल चढ़ा रहता है, जो इंसुलेटर माध्यम चढ़ा रहता है, उसे सर्विंग कहते हैं। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होती है, किसकी बनावट होती है दोस्तों, किसकी, हमारे केबल की बनावट होती है। जिसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप लोगों ने देखे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आप लोगों को सामने दिख रहे हैं। तो समझ गए होंगे कि किस तरह की बनावट होती है, वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों भूमिगत केबलों में जो
जालीदार कवच या आर्मिंग प्रयोग की जाती है वो किसके लिए की जाती है? यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है 20वां क्वेश्चन। प्रेरण मोटर में रोटर किसके द्वारा घुमाया जाता है? प्रेरण मोटरों में रोटर किसके द्वारा घुमाया जाता है? दोस्तों पिछले क्वेश्चन के बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 20वां क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है जिसका आप आंसर दीजिएगा। आप लोगों का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेरण मोटर में रोटर किसके द्वारा घुमाया जाता है? ध्यान रखना, रोटर जो घुमाया जाता है घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र के कारण घुमाता है। जब तक मैग्नेट फील्ड रोटेट नहीं होगा, जब तक मैग्नेट फील्ड रोटेट नहीं होगा रोटर भी रोटेट नहीं हो सकता। और मैग्नेट फील्ड की रोटेशनल डायरेक्शन जो होता है NS बराबर 120 F/P होता है। तो ये जो रोटेशनल डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में हमारा रोटर घूमता है। रोटर की घूर्णन दशा घूर्णन गति हमेशा ध्यान रखो सिंक्रोनस स्पीड या तुल्यकालीन गति यही होती है हमारी फ्लक्स की गति। क्या होती है? फ्लक्स की स्पीड जो होती है वही क्या कहलाती है? NS। क्या कहलाती है दोस्तों? NS कहलाती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जब NS होगा तभी जाके हमारा रोटर क्या करने लगेगा? रोटेट होने लगेगा। तो रोटर को घुमाने का कौन कार्य करता है? रोटर को में के अंदर टॉर्क जो जनरेट करेगा वो यही करेगा हमारा क्या? मैग्नेट फ्लक्स या रोटेशनल मैग्नेट फ्लक्स। ध्यान रखना कई जगह फ्लक्स होता है। अगर मैंने कोई कॉइल ऐसे स्थापित कर दी, ये कॉइल स्थापित कर दी लेकिन इसके अंदर कोई रोटेशनल फोर्स नहीं है, कोई रोटेशनल फोर्स नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? ऐसी कंडीशन में इस कॉइल के अंदर रोटेशनल फोर्स नहीं होने के कारण या रोटेशनल चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने के कारण इससे कोई हमारा कोई आर्मेचर घूम नहीं सकता है या रोटर घूम नहीं सकता है। तो रोटर को घुमाने के लिए हम लोगों को रोटेशनल क्या होना चाहिए? मैग्नेट फील्ड होना जरूरी है। तो इसके अंदर घूर्णमान चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर आना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है जिसका आंसर सभी देंगे। फटाफट आंसर आना चाहिए जल्दी से। हाँ दोस्तों फटाफट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आप लोगों के सामने किसमें? प्रेरण मोटर के स्टेटर तथा रोटर कोर खाली स्थान के कारण चुंबकीय पदार्थ के बनाए जाते हैं। मैग्नेट मटेरियल्स के क्यों बनाए जाते हैं? स्टेटर और रोटर मैग्नेट मटेरियल के क्यों बनाए जाते हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा। फटाफट आंसर दीजिएगा। ध्यान रखना मैग्नेट मटेरियल्स के अगर बनाएंगे तो इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट जिसे कहते हैं हम लोग दोस्तों चुंबकीय धारा। क्या कहते हैं? चुंबकीय धारा। तो चुंबकीय धारा को कम करने के लिए हम लोग मैग्नेट मटेरियल्स के बनाते हैं। ध्यान रखना इसकी। क्यों बनाते हैं? मैग्नेट मटेरियल्स के क्यों बनाया जाता है? मैग्नेटाइजिंग करंट या चुंबकीय धारा को कम करने के लिए हम लोग इसको मैग्नेट मटेरियल्स का बनाते हैं। चुंबकीय धारा को कम करने के लिए इन्हें किसका बनाया जाता है? मैग्नेट मटेरियल का बनाया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। 22वां क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर आना चाहिए आप लोगों का, जल्दी से आंसर आना चाहिए। और एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, जो बच्चे लेट आए, लेट जुड़े हैं, वो स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है अपने फ्रेंड्स वगैरह को यूट्यूब और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब कराएं। क्लासेज आप लोगों को रेगुलर मिलेंगी। कुछ दिन आप लोगों को डिसकंटिन्यू रही हैं क्लासेज, वो उसका रीज़न आप लोगों को पता है, समझ रहे हैं मेरी बात। बाकी का क्लासेज पहले भी कंटिन्यू थे, आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। कुछ एक दिन का डिस्टर्बेंस है और रहा है, 1-2 दिन का और रहेगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लासेज प्रॉपर दी जाए। चलो फटाफट आंसर आना चाहिए आप लोगों का। हाँ 22वां क्वेश्चन का है, प्रेरण मोटर में स्टेटर तथा रोटर का कोर खाली स्थान के कारण पटलित बनाया जाता है। लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? ध्यान रखना, लेमिनेटेड भ्रमण धाराओं को कम करने के लिए बनाया जाता है दोस्तों। क्यों बनाया जाता है? पटलित का मतलब होता है लेमिनेटेड, तो वो क्यों बनाया जाता है? एडी करंट को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड या पटलित बनाते हैं। ध्यान रखना,
कोर को पटलित क्यों बनाया जाता है? पटलित का मतलब होता है लेमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, शीट्स का क्यों बनाए जाते हैं? तो उसका रीजन क्या रहता है, कोर के अंदर एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको लेमिनेटेड या पटलित बनाते हैं। पटलित का मतलब होता है लेयर्ड, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोर के अंदर कौन से लॉसेज को कम किया जा सके, भ्रमण धाराओं को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है। वो 23 के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। फटाफट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से आंसर आए। चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के डिस्प्ले पर। 3 कला प्रेरण मोटर को आरंभ में के समय स्टार डेल्टा प्रवर्तक का मतलब होता है दोस्तों स्टार्टर, प्रवर्तक का मतलब क्या होता है, स्टार्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 कला प्रेरण मोटर को प्रारंभ के समय स्टार डेल्टा प्रवर्तक के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रेरण मोटर है, जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो वह स्टार्टिंग के समय पर ज़्यादा करंट लेती है। क्या लेती है? अधिक करंट लेती है। ध्यान रखना, कोई भी अगर हम बात करेंगे हम लोग, तो स्टार्टिंग के समय पर वो क्या लेगी, अधिक करंट लेगी। उस करंट को कंट्रोल करने के लिए आपको पता है आई बराबर होता है V/Z, होता नहीं होता दोस्तों? आई बराबर AC में V/Z रहता है। Z तो जो है वो ये हम लोगों को वोल्टेज कम करना होता है, अगर हम लोग स्टार में चलाएंगे स्टार्टर से, तो आप लोगों को पता होता है कि फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज अपॉन √3 रहेगा, मतलब कि लगभग 58% ही रह जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जब फेज वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू भी क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। सिंपल सी बात है। तो हम लोग स्टार में पहले चलाते हैं, तो स्टार में क्या होती है, हम लोगों को कितनी वोल्टेज मिलती है, VL/√3। √3 का भाग देंगे तो लगभग 58% वोल्टेज आएगा। अगर 100 वोल्टेज था लाइन वोल्टेज, तो यहाँ पर 58 वोल्टेज आने वाला है। तो 58 वोल्टेज होगा तो करंट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों के सामने बताया है कि क्यों यूज करते हैं, क्यों, ताकि प्रारंभ के समय जो अधिक करंट ली जा रही है उसको सुरक्षित मान तक किया जा सके। समझ रहे बात? इसलिए हम लोग इस स्टार्टर के द्वारा इसको स्टार्ट करते हैं, ताकि जो अधिकतम करंट ली जा रही है, जो मैक्सिमम करंट ली जा रही है, उस करंट को एक सुरक्षित मान के तक कर सकें हम लोग। इसके लिए इसलिए इसका बेसिकली प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात दोस्तों? तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। चौबीसवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मोटर का रोटर 1410 RPM से घूम रहा है और जिसकी सिंक्रोनस स्पीड है 1500 RPM। एक मोटर का रोटर है जो कितने RPM से घूम रहा है? मोटर के रोटर की अगर बात करें तो 1410 RPM से घूम रहा है, जिनकी सिंक्रोनस स्पीड क्या है, 1500 RPM है दोस्तों। कितना है? 1500 RPM है दोस्तों। तो उसमें आप लोगों से पूछा है परसेंटेज स्लिप क्या होगा। तो आप लोगों को पता है NS माइनस क्या होता है दोस्तों, NR/NS, यही होता है। अगर मैं NS की बात करूँगा तो 1500 RPM है, NR की बात करूँगा तो 1410 है बटे 1500, यही होगा दोस्तों। तो कितना होगा, 90 बटे 1500 इंटू परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से 2 जीरो गया, तो 6% यहाँ पर आप लोगों का क्या आ गया, स्लिप आ गया। कितनी प्रतिशत आ गए दोस्तों? 6% आप लोगों की क्या आ गया, स्लिप। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा, डी। ऑप्शन डी सही रहेगा, जिसमें 6% स्लिप की वैल्यूएशन है। कितनी है? मोटर में स्लिप कितनी प्रतिशत रहेगी? तो कितनी प्रतिशत रहेगी दोस्तों? 6% की स्लिप रहेगी। कितने प्रतिशत रहेगी दोस्तों? 6% की आप लोगों के सामने स्लिप रहने वाली है। तो किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी का कितने प्रतिशत स्लिप रहने वाली है दोस्तों? 6% की स्लिप आप लोगों के सामने यहाँ पर रहने वाली है। समझ में आई दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जिस पर आप लोग आंसर दोगे और फटाफट आंसर दोगे इसका। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि की को जो स्विच है उसको बंद कर दिया जाए तो वोल्ट मापी के संकेत तक का क्या होगा। एक ध्यान रखना, इसमें जो सवाल आप लोगों से पूछ रहा है उसको तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मैं अपने हिसाब से इसको बढ़ाऊँ, एक बार इसको हटा के क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से इसको बना रहा हूँ आपके सामने। एक क्वेश्चन है किस तरह का, ऐसा क्वेश्चन है जहाँ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जिसमें एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अभी जब ये ओपन है तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, डिस्कनेक्टेड है। अगर मैं इस स्विच को यहाँ पर ऑन करता हूँ, यहाँ पर ऑन करता हूँ, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जो कनेक्टेड है वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। पैरेलल में अगर ये कनेक्टेड हो गए तो आप देखेंगे पैरेलल में अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस में कमी आ जाती है। मान के चलो ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है। अगर यहाँ पर कनेक्टेड हैं ये, अब डिसकनेक्टेड था तो 5 ओम यहाँ पर होता, लेकिन जब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो ये 5 से भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब टोटल रेजिस्टेंस कम होगा इसका, तो रेजिस्टेंस जब कम होगा तो सिंपल सी बात है I बराबर B/R से। रेजिस्टेंस जब कम होगा तो धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो आएगी तो यहीं से ही ना। तो इसके अंदर जब धारा बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है, तो धारा बढ़ेगी तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि V बराबर IR, रेजिस्टेंस फिक्स है। लेकिन धारा यहाँ पर बढ़ी, क्यों बढ़ी धारा, क्योंकि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया। समांतर क्रम परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान उस परिपथ में जुड़े हुए सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम हो जाए, और जैसे जैसे प्रतिरोधों की संख्या बढ़ाते हैं कुल प्रतिरोध कम होता जाता है। कुल प्रतिरोध कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो आएगी तो यहीं से, धारा बढ़ेगी तो इसके रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके उसका वोल्टेज निकाल सकते हो, तो वोल्टेज बढ़ेगा, इसका मतलब इसकी रीडिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप लोगों के सामने जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, वो इसका आंसर जो आने वाला है आप लोगों के सामने वो क्या आने वाला है कि संकेत की गई वोल्टता में वृद्धि होगी। क्या होगी, ए इसका आंसर सही रहेगा। संकेत की गई वोल्टता में वृद्धि होगी। क्या होगी, संकेत की गई वोल्टता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये इसका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पर ले रखे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, जब प्रेरण मोटर की आपूर्ति को ऑन किया गया हो तो आरंभ में रोटर में प्रेरित ईएमएफ होगा। क्या होगा दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिएगा। आप लोगों के आंसर का मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए आप लोगों का। जब प्रेरण मोटर की आपूर्ति को ऑन किया गया है तो आरंभ में मोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा। ध्यान रखना, स्टार्टिंग के समय पर जब ऑन करते हैं तो मोटर ज़्यादा धारा लेती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या रहता है कि वोल्टेज ज़्यादा होता है। क्यों वोल्टेज ज़्यादा होता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो रोटर में प्रेरित ईएमएफ इसलिए ज़्यादा होता है कि स्टार्टिंग के टाइम पर होता है N2/N1 बराबर A2/E1 के अकॉर्डिंग ईएमएफ जनरेट होता है। ध्यान रखना, तो E2 की जो वैल्यूएशन होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी N2E1/N1। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के अकॉर्डिंग यहाँ पर दूसरे ये E2 क्या है, रोटर के अंदर ईएमएफ क्या है दोस्तों, रोटर के अंदर ईएमएफ। तो रोटर के अंदर ईएमएफ जब ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग के समय पर रोटर के अंदर ईएमएफ ज़्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों, रोटर के अंदर ईएमएफ ज़्यादा होता है। बाद में घूमने लग जाती है तब इतनी स्पीड से घूमता नहीं है, क्योंकि स्लिप पैदा हो जाती है उसके अंदर। तो स्लिप के कारण रोटर का ईएमएफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो स्लिप जब पैदा हो जाएगी तो स्लिप को भी मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, रोटर के अंदर ईएमएफ क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो स्टार्टिंग के टाइम पर ध्यान रखना, मैक्सिमम होता है, अधिकतम ईएमएफ जनरेट होता है। क्या होता है, अधिकतम ईएमएफ जनरेट होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, 27वां क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। फटाफट उसका आंसर दीजिएगा।
जल्दी से उसका आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 27वां क्वेश्चन, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 1440 आरपीएम से घूम रही है। तो आपको पता है मोटर के अंदर 2 से 5% स्लिप रहती है। कितनी रहती है? 2 से 5%। 1440 आरपीएम से घूम रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर उसकी सिंक्रोनाइज, उसके अंदर जो पोल्स होंगे वो 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। और 4 पोल्स के लिए जो सिंक्रोनाइज स्पीड है वो क्या होगी हमारी? NS बराबर 120 F/P। ध्यान रखना, P मतलब 4, तो 1500 आरपीएम रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं है, जो ऑप्शन से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि 1560 है, या फिर वो किसी पोल के लिए 50 हर्ट्ज के लिए है, तो सिंपल सी बात है 50 हर्ट्ज के लिए है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो बात? 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए तो 1540 के लिए तो कैसे होगा? पोल्स होते हैं या 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं, मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो 1560 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 50 हर्ट्ज यहाँ पर दे दिया है आप लोगों को फ्रिक्वेंसी। तो कितना होगा? 1500 आरपीएम होने वाला है दोस्तों। क्या होने वाला है? 1500 आरपीएम यहाँ पर क्या होगी? हमारी मोटर की तुल्यकालीन स्पीड अर्थात सिंक्रोनस स्पीड होने वाली है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को आपत्ति, किसी को समस्या? सभी दोस्तों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या होने वाली है? 1500 आरपीएम सिंक्रोनस। 1400 से ऊपर अगर किसी की स्पीड है, हम लोग अगर बात करें इंडक्शन मोटर की, तो वो किसके लिए? 4 पोल्स के लिए ही डिजाइन की गई है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो 1400 से ऊपर अगर किसी आएगी तो आप लोग बेधड़क ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या मान के चलोगे? आप 4 पोल ही मान के चलोगे। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसका आंसर दीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप लोग 1440 है, तो 1440 50 हर्ट्ज के लिए बनाई गई है। 380 वोल्ट है, 3 फेज प्रेरणा मोटर है, इतना आउटपुट है। तो क्या होगा यहाँ पर? अगर बात करेंगे हम लोग तो देखो, स्पीड 1440 आरपीएम दे रखी है, पावर फैक्टर दे रखा है आप लोगों को, क्या नहीं दे रखा? तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज के लिए है, तो वही आप लोगों का कितना बेसिक कॉन्सेप्ट से ही कर लो आप लोग। तो स्लिप की अगर बात करेंगे तो स्लिप सिंक्रोनस स्पीड 1500 ही होनी है इसकी भी। 1440 बटे 1500, दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 60/1500 अगर परसेंटेज में निकालना है तो 2 से ये कर दो, 15 चौका 60, 4% स्लिप होगी। कितनी होगी दोस्तों? 4% इसके अंदर स्लिप होने वाली है। 4% इसके अंदर स्लिप होने वाली है दोस्तों। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि इंडक्शन मोटर के अंदर जो स्लिप होती है 2 से 5% ही होती है। ज़्यादा स्लिप आप लोगों के यहाँ पर होती नहीं है। 2 से 5% स्लिप ही इस इंडक्शन मोटर के अंदर होती है। और 14 जब फ्रिक्वेंसी दे दी है तो उससे पता लग जाता है कि यहाँ कितने पोल्स के लिए डिज़ाइन की गई है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना कि उसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 29वां क्वेश्चन है, एक सीसा संचायक सेल पुनः आवेशित होता है, क्यों? बताओ। एक सीसा संचायक सेल पुनः आवेशित होता है, क्यों होता है? बड़ा बड़ा आंसर दीजिएगा। पुनः आवेशित क्यों होता है? इसको कहते हैं हम लोग, ध्यान रखना, इसमें पहला है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोड गंधक तेजाब होता है, इससे कोई लेन देने, द्रव्य, यह द्रव्य सेल होता है, इससे कोई लेन। इसमें लिखा है तीसरा ऑप्शन है, इसका रासायनिक क्रिया रिवर्सेबल होती है। रिवर्सेबल मतलब उसको बार बार किया जा सकता है। रिवर्सेबल मतलब बार बार, डिस्चार्ज देन चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, रिवर्सेबल मतलब जो जिसको चार्ज भी किया जा सके और डिस्चार्ज भी किया सके आगे, तो इसे कहते हैं रिवर्सेबल, मतलब जिस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा सके। तो इसके अंदर जो आंसर होने वाला है वो आप लोग क्या करें, सेल के अंदर रिवर्सेबल या परिवर्तित प्रक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे कहा जाता है रिवर्सेबल। 29 क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, जिसे कहा जाता है रिवर्सेबल। इसके अंदर क्या होगी हमारी क्रिया होगी। 30वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 30वां क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। 30वां क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसको आप लोग देख सकते हो। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, पश्च विद्युत वाहक बल का मान होता है। पश्च विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? ऑप्शन देखो, एक बात ध्यान रखना, सप्लाई वोल्टेज जो होता है या जो सप्लाई वोल्टेज होता है उससे हमेशा कम रखा रहता है। पश्च, मैंने VL वोल्टेज लिया तो VL वोल्टेज जो दिया है उससे हमेशा EB का मान क्या रहेगा, कम रहेगा।
क्योंकि आपको पता है आर्मेचर धारा निकालते हैं तो VL माइनस EB अपॉन RA निकालते हैं। EB अपॉन क्या निकालते हैं? RA। अगर EB का मान ज़्यादा हो जाएगा तो आर्मेचर धारा क्या नेगेटिव में थोड़ी होगी मेरे भाई? तो ध्यान रखना EB की जो वैल्यूएशन है, EB की जो वैल्यूएशन है वो दिए गए वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज से हमेशा क्या रहती है? कम रहती है। ध्यान रखना EB की जो वोल्टेज होती है वो सप्लाई वोल्टेज की क्या रहती है? हमेशा कम रहती है। और ध्यान रखना मैक्सिमम टॉर्क या मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन और है, ध्यान क्या है? EB का वैल्यू सप्लाई वोल्टेज का आधा रहेगा। कितना रहेगा? सप्लाई वोल्टेज का क्या रहेगा? आधा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसकी मोटर की दक्षता क्या होगी? उच्चतम होती है। ध्यान रखना क्या होती है? उच्चतम होती है, जिसके बारे में हम लोग जब मोटर पढ़ते रहे थे तो बात करेंगे। DC मोटर का क्वेश्चन है ये, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो आप लोगों से कि EB का मान क्या रहता है? हमेशा सप्लाई या प्रयुक्त वोल्टेज से हमेशा क्या रहता है? कम रहता है दोस्तों। तो ये मैंने आप लोगों के सामने 50 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करके चलें। शायद लाइव क्लासेज होती तो यही क्वेश्चंस लगभग 1 घंटे में होते हैं। अब लाइव क्लासेज है तो मैं आपका कमेंट तो यहीं रिप्लाई कर रहा हूँ, बैठा बैठा रिप्लाई करूँगा जो कमेंट्स के ही थ्रू। बाकी का अगर कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछता तो उसका डिस्कशन भी करता। तो लाइव क्लासेज ही लेकर आएंगे तो मजबूरी में आप लोगों को देनी पड़ रही है रिकॉर्डेड क्लासेज। क्यों देनी पड़ रही है वो आप लोगों को सबको पता ही है। बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास लेके आप लोगों के सामने मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वापस से आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं अगला क्वेश्चन सेशन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।